All right, let's take you to Singapore, where India's Prime Minister is speaking. जो लोग इतने सालों से भारत में काम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ अपेक्षाएं होगी, कुछ शिकायतें होगी, लेकिन मैं सुखद आश्चर्य है कि वाहवाही के सिवाय यहाँ कोई स्वर नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संतोष है। और मैं अपना बात शुरू करने से पहले मैं क्वेक क्वांग मंग को कहना चाहूंगा, उनका मीठा पान। देखिए, हिंदुस्तान में जब भी पान की चर्चा होती है तो बनारस के बिना अधूरी रहती है। और मैं बनारस का सांसद हूं। अगर आप पान खाने का सचमुच में मजा ले रहा है तो आपको अपना कोई इन्वेस्टमेंट काशी में करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, अनेक विषयों पर बात करने का, आप सबको सुनने का मुझे अवसर मिला। मैंने देखा कि एक विषय जो प्रमुख रूप से नजर आ रहा है वो स्किल डेवलपमेंट का आ रहा है। और भारत भी इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए या सेमीकंडक्टर का क्षेत्र को देखते हुए हम स्किल डेवलपमेंट पर बहुत बल दे रहे हैं। भारत की आवश्यकताओं के साथ उसका संबंध एक ग्लोबल जॉब मार्केट के से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कंपनियां ग्लोबली क्या चल रहा है उसका एक अगर सर्वे करें, ग्लोबल डिमांड क्या है उसका अगर एक एनालिसिस करें और उसके अनुसार भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए आए तो ग्लोबल जॉब मार्केट को बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। ये मेरा तीसरा कार्यकाल है और आप में से जो लोग भारत से परिचित हैं उनको पता है कि 1962 के बाद 60 साल के बाद भारत में किसी सरकार को तीसरी बार देश की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है। और दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट कर करके इस सरकार को बनाया है। और उसका मूल कारण है कि 10 साल का इस सरकार के नीतियों पर विश्वास, उसकी नीयत पर विश्वास और देश को जिस दिशा में हम ले जा रहे हैं, देश में जिस ऊंचाई को प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो भारत के सामान्य मानवीय के एस्पिरेशंस के अनुकूल है। और तब जाकर के इतना बड़ा देश आपके साथ चलता है। यहाँ एविएशन सेक्टर के लोग हैं, दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर कहीं है तो भारत में है। और हम भी चाहते हैं कि बहुत तेजी से एविएशन के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एमआरओज की जरूरत है, वो हमारी प्रायोरिटी का भी एक क्षेत्र है। और इसलिए मैं चाहूंगा, अब जैसे सिंगापुर एयरलाइन का कहना है कि हमें जरा कनेक्टिविटी के लिए नए नए डेस्टिनेशन मिले, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि आप इतना छोटा विचार मत रखिए। आप आइए, नए एयरपोर्ट के मैदान इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आइए, डेस्टिनेशन भी ले जाइए, एक विन विन सिचुएशन बनेगी। एयरपोर्ट का निर्माण भी आप करेंगे, डेस्टिनेशन का अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा।
तो हम उस प्रकार से एक पैकेज बना करके चल सकते हैं, क्योंकि भारत में शायद मुझे बहुत ही निकट भविष्य में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट बनाने होंगे। यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि जिस प्रकार से मेरा यहाँ एविएशन सेक्टर का ग्रोथ है और जिस प्रकार से एस्पिरेशनल सोसाइटी के ये जो मांग है, आज मैं उसको कैटर नहीं कर पा रहा हूं, हम कम पड़ रहे हैं, हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसी प्रकार से आज खुशी की खबर तो है ही, एयर इंडिया का आपके साथ यहाँ मर्जर होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन ये भी हम सोचे कि भारत विद इन इंडिया डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक के लिए हम चाहते हैं कि कंपटीशन की स्थिति बने, अधिक कंपनी आए। आज वो स्थिति नहीं है, बहुत पूरा स्काई ओपन पड़ा है जी। और मैं चाहूंगा कि आप में से जो कंपनियां उस दिशा में भी आगे आना चाहती हैं, तो उसके लिए भी अवकाश है। एनर्जी सेक्टर में यहां पर काफी चर्चा हुई, ग्रीन हाइड्रोजन की, अमोनिया की। हमने पूरी दुनिया को एक वादा किया है और हम ग्लोबल वार्मिंग को जो चैलेंज मानते हैं, उसमें हम सिर्फ अपनी संवेदना व्यक्त कर करके अटकने वाले नहीं है, हम सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं। और हमने 500 गीगावाट का लक्ष्य टारगेट किया है और 2030 तक मुझे करना है। और उसमें मैं न्यूक्लियर की तरफ भी उतना ही जाना चाहता हूं, हाइड्रो पर भी जाना चाहता हूं, सोलार पर भी जाना चाहता हूं, विंड पर भी जाना चाहता हूं। उसी प्रकार से हमने बायोफ्यूल की पॉलिसी बनाई है, उसकी दिशा में भी एक बहुत बड़ा काम। और आपने G20 समिट में भी हमारे जो आउटकम है उसमें बायोफ्यूल की बात आपके ध्यान में आई होगी। भारत उसको लीड करना चाहता है। मैं चाहूंगा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं एनर्जी से जुड़े हुए, जिसके कारण ग्रीन जॉब की पूरी संभावना है। उसके लिए भी हम काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप आइए। हम देश में दूसरे प्रकार से भी एनवायरनमेंट को एड्रेस करना है, जैसे हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं सरकार के सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप करने की दिशा में जा रहा हूं। इतने बड़े देश में सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप होना है, इतना बड़ा काम है। अगर आपकी कंपनियां मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करें या खुद इस दिशा में आए, और उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बड़ा नया मार्केट बनेगा। जैसे मेरे मन में है कि मैं मेरे देश की मेरी पहली प्रायोरिटी सारे एम्बुलेंसेस, जितने पुराने एम्बुलेंस हैं, उन सारे एम्बुलेंस को स्क्रैप कर देना और उन सबको नए, और वो भी हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो और हमारे जो रेगुलर जिस प्रकार का फ्यूल का उपयोग करते हैं, ताकि कभी एम्बुलेंस को रुकने की नौबत ना आ जाए। अब आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में कितनी बड़ी आवश्यकता होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो स्क्रैपिंग का एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है, अगर आप वहां की कंपनियों को फाइनेंस की मदद कर सकते हैं और थोड़ा शुरू में, क्योंकि एक प्रकार से ग्लोबल गुड के लिए है, ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत बड़ा काम है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में। आप जानते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, रिफॉर्म के क्षेत्र में मेरी सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और हम रिफॉर्म हमारे देश की आवश्यकता, हमारे देश के भविष्य को ध्यान में रख कर करें, लेकिन हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करने वाले रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। और रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करके संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। और जैसा गौतम जी ने उल्लेख भी किया मेरे लास्ट भाषण का, मैं तो कहूंगा हम रिफॉर्म करेंगे, आप परफॉर्म कीजिए। अवसर ही अवसर है और इसलिए मैं आप सबको
और आप जानते हैं जहां तक पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में हमारा जितना है हिस्सा, पहली बार हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं कि हमारे पॉपुलेशन का जितना परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज, उससे +1 हम ग्लोबल गुड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी एक वैश्विक जिम्मेवारियों को संतुलित रूप से यानी निभाना, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं जो आज इतना बड़ा भारत देश कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि इसको आप आगे जाकर के अपने फायदे में भी कैसे बदल सकते हैं। आप देखते हैं फिनटेक की दुनिया में भारत के पास टैलेंट भी है, उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन भारत के लोग टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने में कितने तेज है। आज फिनटेक की दुनिया में हमारा यूपीआई, फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन, दुनिया में जितना रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है उसका 50% अकेले इंडिया में होता है। इसका मतलब ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें इसका मतलब ये हुआ कि फिनटेक की दुनिया में अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो भारत को केंद्र बिंदु बना करके बड़ी आसानी से आप फिनटेक की दुनिया में आप आगे आ सकते हैं। स्टार्टअप के अंदर हमने काफी रिफॉर्म की है। इस बजट में भी हमने स्टार्टअप को काफी रिलैक्सेशन दिए हैं। भारत में Tier 2, Tier 3 सिटी में भी बहुत तेजी से स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं। 10 साल के भीतर भीतर हम करीब 10 साल पहले 100 स्टार्टअप थे, आज करीब 100,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप है। बहुत बड़ी मात्रा में ग्लोबली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुल स्टोरी है कि बहुत बड़ी मात्रा में उसमें से यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके यहां जो फाइनेंस के वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, भारत के स्टार्टअप की दुनिया को अगर तराशेंगे तो उनके सामने बहुत बड़ी संभावना है। हम बहुत एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक करीब 5 कंपनियां ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं, आगे भी औरों की संभावनाएं हैं और हम पूरी इकोसिस्टम को लाने वाले हैं। हम कोई एक छोटा सा टुकड़ा, एक आध हिस्सा करके अटकने वाले नहीं है। भारत के पास टैलेंट है। आज दुनिया में जितने भी चिप्स हैं, अगर उसका राइटिंग का काम है तो सॉफ्टवेयर का काम है, वो सब हिंदुस्तान में हो रहा है। सब बड़ी कंपनियों के रिसर्च यूनिट वहीं पर है। अब हम चाहते हैं कि हम खुद ही यहाँ पर उस दिशा में आगे बढ़े, तो आपके लिए वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। भारत में एक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन हम हमारी नीतियों में प्रिडिक्टेबल नीतियां लेकर के चल रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेकर के भी चल रहे हैं। हम दुनिया में जो भी संभावना है उन नीतियों को और हर एक के लिए काफी ओपन हो। कोई सीक्रेसी और फिर बाद में जाकर के कुछ दूसरा और फिर कोई तीसरी डेफिनेशन, हम उस दिशा में जाने वाले लोगों में से नहीं है। एंड एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ आज हम दुनिया के सब लोगों को अपनी बात बता रहे हैं। आज जब मैं सिंगापुर में इतने बड़े महत्वपूर्ण फोरम में बैठा हूं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत तो प्रगति कर रहा है, लेकिन भारत में जो सरकार है वो सरकार पिछले 10 साल में जो काम किया है उससे 3 गुना काम इस 5 साल में करने के मिजाज से काम कर रही है। वो विश्वास लेकर के हम कर रहे हैं। अभी मेरी सरकार को 100 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन 100 डेज के अंदर सिर्फ हमारे जो नीति निर्णय हुए हैं, शायद दुनिया के किसी देश में 5 साल में जो निर्णय नहीं हो सकते होंगे वो मेरे 100 डेज में हुए हैं। यानी ये हमारी स्पीड है। स्केल भी आप कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ हमने गरीबों के लिए घर बनाए 4 करोड़ घर। अब ये यानी कितने सिंगापुर बन जाए 4 करोड़ घर, यानी
ये स्केल है। हमारे यहाँ करीब 100 सिटीज मेट्रो बनने वाला है। कितना बड़ा काम है। हमारा अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से हमारे यहाँ ग्रामीण जीवन अर्बनाइजेशन की तरफ। अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा काम है। नए सिटीज की हमारी जरूरत है, वो एक बहुत बड़ा काम है। यानी मैं कहता हूं कि स्काई इज द लिमिट वाली व्याख्या भी भारत के लिए छोटी पड़ती है, क्योंकि हम तो स्पेस में भी उतना ही काम कर रहे हैं। स्पेस में आज दुनिया में हमने जिस प्रकार से काम किया है और स्पेस को हमने ओपन अप कर दिया है। मेरे यहाँ पॉलिसी में अब स्पेस को हमने सरकारी एक इकाई के रूप में नहीं रखा है, इसको हमने ओपन अप किया है। आज सिर्फ स्पेस में मेरे यहाँ 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और 22-25 साल के बच्चे खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना तेजी से विकास हो रहा है। और इस विकास की यात्रा में मैं आप सबको भागीदार बनने के लिए निमंत्रण देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबने समय निकाला। आप में से बहुत से साथी हैं जिनको कभी न कभी मुझे मिलने का अवसर मिला है। कुछ लोगों से सामूहिक मिला हूं, कुछ लोगों से व्यक्तिगत मिला हूं। जब मैं सिंगापुर में आप सबसे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं किसी नए लोगों को मिल रहा हूं या नई बात सुन रहा हूं। इतना हमारे बीच में, और शायद किसी एक सरकार के साथ इतना निकट ओपन नाता बन जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है। जो आज मैं देखता हूं कि सिंगापुर के बिजनेस वर्ल्ड का भारत की सरकार के साथ है। ये मेरे लिए सबसे बड़े संतोष की बात है कि आप सबको लग रहा है कहा यार ये सरकार हमारी है, ये सरकार हमारा सुनती है, ये सरकार में हम खुलकर कुछ कह भी सकते हैं। ये नाता जो है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अवसर है, अवसर को जाने मत दीजिए। और जितने भी नए क्षेत्रों में आप आना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे कि जिसमें शायद हमारे पास नीति नहीं होगी, आप लेकर के आइए, मैं नई नीति बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन भारत संभावनाओं का क्षेत्र है। इन संभावनाओं के क्षेत्र को आप अपने नसीब के लिए उपयोग कीजिए और आपके लिए फिर कभी कोई रुकावट नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं फिर एक बार आप दोनों महाशय यहाँ समय निकाल करके आए, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।